स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10th अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। ठीक है, तो हम कल की क्लास में जो है हमने आंदोलन, जो आपका राजनीतिक आंदोलन रहता है, उसको हमने स्टार्ट कर चुके थे और उसके बारे में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 1858 के बाद में जो भी राजनीतिक चेतना का प्रचार किस प्रकार से होता है और किस किस का जो है कांग्रेस, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है उद्भव होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि कांग्रेस का उद्भव जो है कब से हुआ है, किन किन ने जो है अध्यक्षता की है। सबसे पहले हुम का नाम आया है, जो ऐसा अधिकारी था जिसने इसकी स्थापना की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1858 के बाद में। 1885 में जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में जो है सबसे पहला जो है इसका जो है अधिवेशन होता है, जिसमें कितने प्रतिनिधि थे? 72 प्रतिनिधि थे उसमें। ठीक है, आगे नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं इसका दूसरा चरण। हमने जो प्रथम चरण पढ़ा था उसमें उदारवादियों के विषय में हमने पढ़ा कि उदारवादी द्वारा जो है क्या क्या कार्य किए गए थे उस समय। ठीक है, तो अब दूसरा चरण स्टार्ट करते हैं हम। 19वीं शताब्दी के अंतिम और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जो गर्मपंथी थे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों ने का कांग्रेस में प्रभाव बढ़ने लगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कल बता चुकी हूँ कि दो गुट बन गए थे उस समय। एक था आपका उदारवादी और दूसरा था आपका उग्रवादी। उग्रवादी किस प्रकार से कार्य कर रहे थे उसके बारे में हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। जो उग्रवादी थे वो उग्र विचारधारा के लोग थे। ठीक है, तो इसमें जो उग्रवादी जो नेता थे उसमें से आते हैं आपके लाल, पाल और बाल। ये तीन नाम जो है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो ये तीन आपको जो शब्द जो हैं, तीन शब्द जो हैं आपको ये ध्यान रखना है। लाल, पाल, बाल जो कि गर्मपंथी विचारधारा थे, उग्रवादी विचारधारा के थे। ठीक है, आगे देखिए आपका स्वराज्य के लिए एक स्वराज्य जो शब्द है आपका, जो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। सबसे पहला जो है इस शब्द के बारे में जो हमें बताते हैं वह थे आपके लोकमान्य तिलक। ठीक है, लोकमान्य तिलक जो थे आपके समाज सुधार के क्षेत्र में सुधारों का जो है गर्मपंथी दल और जो सुधारकों के बीच में यहाँ पे झगड़ा देखने को मिलता था हमें। उग्रवादी उदारवादी सब अपने अपने पक्ष की बात करते थे उस समय, और जब दोनों अलग विभिन्न विचारधाराएं होती है तो जाहिर सी बात है कि उनमें जो है आपको झगड़ा या कुछ द्वेष देखने को मिलता ही है। ठीक है, अब तिलक का कहना था यहाँ पर कि स्वराज्य के बिना कोई भी सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई प्रगति हो सकती है, न कोई उपयोगी शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता हो सकती है। अंडरलाइन करेंगे सभी इस लाइन को, जो तिलक के द्वारा जो है ये बात कही गई है। ठीक है, जो हमारे लोकमान्य तिलक जो थे तो उनके द्वारा एक बात कही गई कि स्वराज्य यानी हमारा राज्य, जो हमारा देश पे हमारा अधिकार होना चाहिए, अंग्रेजों का नहीं। ठीक है, जब यहाँ पर स्वराज्य की बात हो रही है तो वहाँ पर इनका ये कहना है कि जब तक हमारा स्वराज्य नहीं होगा, हमारा देश हमारा नहीं होगा, तो ना ही तो हमारे देश की प्रगति होगी, ना ही कोई शिक्षा होगी, ना ही राष्ट्र जीवन की क्या होगी, वो परिपूर्ण रूप से राष्ट्र जीवन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? इसके लिए हमें आवश्यकता होगी हमारे स्वराज्य की। तो हमें हमारे स्वराज्य के लिए क्या करना है? लड़ना है। ठीक है, इसके चार प्रमुख नेता हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा लाल, पाल, बाल। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाला लाजपत राय हो गया, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष, ये जो थे आपके ये चार प्रमुख कांग्रेस नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन को मार्गदर्शन किया है। इस गर्मपंथी आंदोलन के कार्यक्रम में क्या किया गया था? विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था। अब यहाँ पे इन्होंने बोल तो दिया है कि हमें स्वराज्य चाहिए, और स्वराज्य चाहिए तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो मार्ग अपनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? इन्होंने कहा कि हम जो है जितना भी विदेशी जो भी होता है सामान, जो होता है विदेशी माल जो था, जो विदेशों से भारत में आता था, आयात किया जाता था, तो उनका उन्होंने क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। उनका यूज़ करने से उन्होंने क्या किया है? मना कर दिया। ठीक है, इसी के साथ में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर बल दिया कि हमें हमारे शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया, क्योंकि शिक्षा होगी तभी तो व्यक्तियों में, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। तो उन्होंने किस पे? एक तो सबसे पहले तो विदेशी सामान का बहिष्कार किया। उसके बाद में उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया, और तीसरा पॉइंट क्या रहता है हमारा? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, सत्याग्रह पर जोर दिया। इन तीनों पॉइंट्स को आपको ध्यान से समझना है।
आगे देखिए, इन्होंने भारतीय उद्योगों को जो थे उनको प्रोत्साहन दिया ताकि हम जो है विदेशों से कोई भी माल जो है नहीं खरीदे। तो इसके लिए जो है इन्होंने यह धारणा रखी कि यह माना कि हमें जो है जो भारतीय जो भी हमारा सामान है उन पर बल दिया ताकि ये चीज़ें भारत में बने और हम भारत की चीज़ों का यूज़ करें, विदेशों से हमें कुछ भी खरीदना नहीं पड़े। ठीक है, जिससे भारतीय कार्य और सेवा का अवसर मिल सके। सरकारी नियंत्रित जो शिक्षा संस्थान थे उसका स्थान है राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई गई इसके लिए, और विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए। ये इस प्रकार से जो है उन्होंने कार्यप्रणाली अपनाई। ठीक है, दूसरे चरण को आपको इसको एक बार फिर से रिवाइज करना है, समझना है, जहाँ समझ में नहीं आता है मुझसे पूछना है। फिर अगला जो आता है आपका पॉइंट, स्वशासन आंदोलन। ठीक है, 1950 में श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लिंक की नमूने पर होम रूल लिंक स्थापित किया। आपका एक क्वेश्चन बनता है, होम रूल लिंक की स्थापना किसने की? स्वराज्य में लोकमान्य तिलक के बाद में अगला कदम जो रहता है स्वराज्य की ओर, वह कदम रहता है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट इसमें सहायक हैं स्वराज्य को प्राप्त कराने में, क्योंकि एनी बेसेंट द्वारा जो है होम रूल लिंक की स्थापना की गई है। एनी बेसेंट के द्वारा कब की गई है? 1915 में, याद रहेगा आपको। आगे देखिए, अब जब हम बोल रहे हैं कि होम रूल लिंक की स्थापित की गई है और 1916 में होम रूल लिंक की स्थापना तिलक भी कर रहे हैं। ठीक है, 1915 में की है एनी बेसेंट ने, और 1916 में कौन कर रहे हैं? हमारे तिलक। किसकी स्थापना कर रहे हैं? होम रूल लिंक की स्थापना कर रहे हैं। ये याद रखना है आपको, अंडरलाइन करेंगे सभी से। अब जब हम बोल रहे हैं कि एनी बेसेंट भी कर रही हैं 1915 में होम रूल लिंक की स्थापना, 1916 में तिलक कर रहे हैं पूना में होम रूल लिंक की स्थापना, लेकिन इन संस्थाओं का उद्देश्य क्या है? तो जैसा कि हमने कहा स्वराज्य में सहयोग, तो यहाँ पर भी इनका जो है उद्देश्य जो रहेगा स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुँचाना। अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर जो स्वायत्तता की जो मांग है वो मांग को जो है लोगों तक पहुँचाना जो है इनका ये उद्देश्य रहा। ये स्वशासन जो है इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे और याद करेंगे आप इसे। अगला जो रहता है राजनीतिक आंदोलन 1919 से लेकर 47 तक। ठीक है, तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक आंदोलन 1919 से लेकर 1947 तक। अब इसके अंतर्गत जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी आंदोलन पढ़ेंगे वो सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी जो भी पढ़ने जा रहे हैं हम वो सारे जो हैं आपको अच्छे से ध्यान से समझना है और पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला जो आता है आपका 1919 में आता है आपका रॉलेट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त होता है तो ब्रिटिश सरकार ने ये आश्वासन दिया भारतीयों को कि आपको अधिकाधिक जो है सुविधाएं दी जाएगी। युद्ध के समाप्ति के बाद सुधार किए जाएंगे, आर्थिक शोषण जो होगी, प्रेस की कठोरता नियम व दमनकारी गतिविधियां मिली। उस समय भारतीय जनता जो थी वो अंग्रेजों के विरोध में डटी हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, तो उस समय जो है सरकार को षड्यंत्र का भय था, क्योंकि उस समय जो है स्वायत्तता की मांग को लेकर बहुत ही ज़्यादा हमें जो है इन्वायरमेंट देखने को मिला है यहाँ पर, जो हमने पढ़ चुके हैं स्वशासन आंदोलन के दौरान 1915-16 में। स्वराज्य का जो ये नाम हम पढ़ रहे हैं ये अपना स्वराज्य की मांग जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन अंग्रेज अधिकारी जो थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध में क्या थे? बिजी थे। वह यहाँ पर भारत में होने वाली इस प्रकार की रणनीतियों को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, तो वो इस प्रकार से जो है उन भारतीयों को आश्वासन देते हैं कि हम जो है आपकी बातों को जो है ध्यान समझेंगे, उनकी ओर कुछ ध्यान देंगे, सुधार किए जाएंगे आपके द्वारा जो भी मांग की जा रही है। ठीक है, तो उस समय जो है एक सिडनी रॉलेट था। कौन था? सिडनी रॉलेट। ये रॉलेट एक्ट जो है इसके नाम पर पड़ा है रॉलेट। ठीक है, सो सिडनी रॉलेट एक व्यक्ति है, इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में एक समिति बनी, ये नाम है इसका सिडनी रॉलेट, क्योंकि ये जो है भारत में आया था, ब्रिटेन से भारत में इस अध्यक्ष बनकर आया था, इस कारण से इसका नाम ही रॉलेट एक्ट पड़ा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जब सिडनी रॉलेट जो है ये एक समिति बनी थी और अध्यक्ष जो था वो सिडनी रॉलेट था। ठीक है, जिसके द्वारा बनाए गए बिल को विधानमंडल ने 19 मार्च 1919 को पास कर दिया। वैसे ये था तो 1917 में बनी थी, लेकिन पास 1919 में हुआ। तो अब जैसे ही आपका नाम आता है रॉलेट एक्ट, तो आपको कौन सा सन याद रखना है? 1919 वाला। ठीक है, क्योंकि उस समय जो है ये पास हुआ था। अब हमने कहा कि
रॉलेट एक्ट जो है आ तो गया है, अध्यक्षता में समिति बन गई है रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में, इसके नाम पर इसका नाम पड़ा है रॉलेट एक्ट, ठीक है। लेकिन इस एक्ट में था क्या, इस कानून में था क्या, ठीक है। तो इसमें ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि उस समय जो है आंदोलन की गतिविधियाँ बहुत बढ़ रही थी, सभी जो है आंदोलन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जो है किए जा रहे थे, कुछ ना कुछ अंग्रेजों को भारत से भगाने के कार्य जो है जोरों पर चल रहे थे, स्वराज्य की मांग बढ़ रही थी। तो रॉलेट एक्ट में ये था कि अगर कोई भी व्यक्ति संदेह होता है किसी व्यक्ति पर तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद में भी जो है ना तो कोई उसके खिलाफ अपील मानी जाएगी, ना दलील होगी, ना ही कोई वकील उसका किया जा सकता है, इसका किसी का भी क्या नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा। इस कारण से इस कानून को क्या कहा गया, काला कानून, ठीक है। ऐसा कानून जैसे कि अब जैसे ही अंग्रेज अधिकारी अगर कोई देखते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं इसके द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ कुछ षड्यंत्रकारी रचनाएं की जा रही हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी संदेह होता तो उसको वो गिरफ्तार कर लेते। आप सभी को पता है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो कोई वकील जाता है उसको छुड़ाने के लिए, या कोई दलील जाता है, कोई अपील की जाती है कि आप इसे छोड़ दो। लेकिन रॉलेट एक्ट के दौरान जो है ना तो कोई अपील मान्य होती थी, ना दलील होती थी, ना ही कोई क्या होता था, वकील का अधिकार होता था उसको छुड़ाने के लिए। इसी प्रकार इसी कारण से इसको कौन सा कानून कह दिया गया, काला कानून, ठीक है। अब जब रॉलेट एक्ट जो है इस प्रकार की जो बड़ी रणनीति बनी अंग्रेजों ने इस प्रकार की रणनीति की, सरकार जो अंग्रेज सरकार थी, इसके बाद में लोगों ने इसके खिलाफ क्या कदम उठाया, उसका परिणाम हमें आगे देखने को मिलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है अमृतसर में 1919 की रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद की घटना है, तो ये 1919 ही है, ठीक है। लेकिन इसका जो डेट है वह थोड़ा चेंज है। यहाँ पर रॉलेट एक्ट जो हो रहा है 19 मार्च 1919 को हो रहा है। उसके कुछ टाइम पीरियड के बाद में सभी रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है अमृतसर में जो है एक सभा आयोजित करते हैं, इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विचार विमर्श करते हैं कि अब जो है रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है हमें किस प्रकार से जो है कार्य करना है। तो सभी जो है 13 अप्रैल को अमृतसर में इकट्ठा होते हैं, और जहाँ वो इकट्ठा होते हैं उस बाग का नाम था जलियांवाला बाग, ठीक है। जलियांवाला बाग में, अमृतसर में है ये जलियांवाला बाग। अभी वर्तमान में भी हम देखने को मिलता है, अमृतसर आप जाते हो तो वहाँ पे जलियांवाला बाग में हमें इस घटना के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं वर्तमान में भी, ठीक है। तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये सभा आयोजित होती है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। कब होती है, 13 अप्रैल 1919। जैसा कि मैंने कहा कि राजनीतिक आंदोलन जो सेकंड पार्ट में जो भी आपको 1919 के बाद का रहता है, सारे जो आंदोलन होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। जलियांवाला बाग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसका सन आपको याद करना है, ये सारे जो सन आते हैं इसको याद करने हैं आपको। रॉलेट एक्ट कब हुआ था, 19 मार्च 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, ठीक है। जलियांवाला बाग में सब इकट्ठा होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ पर अंग्रेज आ जाते हैं, और जो वहाँ पर जो है फायरिंग शुरू हो जाती है, गोले चलाना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से 20,000 आदमी वहाँ जो इकट्ठा हुए थे, जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे भी थे। और जो जनरल डायर था वहाँ पर, जनरल कौन था, जनरल डायर, जिसके द्वारा जो है गोली चलाने का हुक्म दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, जनरल डायर के द्वारा, ठीक है। तो जनरल डायर ने वहाँ प्रवेश किया और गोली चलाने का वह हुक्म दे देता है, और गोले तब तक चलती हैं जब तक उसका कारतूस जो थे, उसकी गोलियों के अंदर जो भरे हुए कारतूस वह ख़त्म नहीं हो जाते हैं, तब तक वह चलाता रहता है। जो वो आदेश देने के बाद में कंटिन्यूसली जो है गोले चलना बंद नहीं होती हैं, जिसमें 379 व्यक्ति जो थे वो मर जाते हैं उस जलियांवाला बाग में, ठीक है। और कांग्रेस समिति के अनुसार जो मरने वाली संख्या थी वह 1000 थी, लेकिन वहाँ की सरकार ने 379 बताए हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्या बताया है, 1000। तो इस प्रकार से जो है जलियांवाला हत्याकांड जो है उस समय हुआ था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। क्योंकि जो ये हमने रॉलेट एक्ट पढ़ा था, यह किसी के संदेह के आधार पर इस प्रकार की जो कार्य प्रणाली थी वो लोगों को जो है परेशान करने वाली थी। लोगों को जो है इस प्रकार के खिलाफ जो है लोगों को उठना पड़ा, और जो सभा आयोजित करनी पड़ी। लेकिन वो सभा आयोजित हुई, लेकिन जलियांवाला बाग में जो इस प्रकार की सभा आयोजित होने से गोले चलती हैं, और गोले चलने के कारण जो है 1000 से अधिक, 1000 के लगभग जो लोग थे वो मारे जाते हैं। लेकिन वहाँ की जो अंग्रेज़ सरकार थी उन्होंने बताया है आपके संख्या 379 व्यक्ति, ठीक है। आज जो है हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम असहयोग व खिलाफत आंदोलन को कल कंटिन्यू करेंगे। आपको जहाँ तक पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ करना है बुक में से। जब समझ में नहीं आता है मुझे फिर से पूछना है, और जो भी मैंने आपको डेटा जो भी लर्न करने के लिए बोला है, अंडरलाइन करवाए हैं, इंपॉर्टेंट करवाए हैं, उनको आपको याद करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।